समारोह के अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, प्रताप सिंह काचरेवाल जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी और यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप नाका जी, सेक्रेटरी वैभव गलेरिया जी, मिशन डायरेक्टर नरेश कुमार ठकराल जी, शिवांगी स्वर्णकार जी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन साइन अली जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, और जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं मेंबर पार्लियामेंट भी, और हमारे चीफ विप अमेय जोशी जी हैं, और विधायक मुझे बताया गया कि रामनारायण मीणा जी जुड़े हुए हैं, गंगा देवी जी जुड़ी हुई है, निर्मल जी जुड़े हुए हैं, रफीक खान साहब जुड़े हुए हैं, रामलाल शर्मा जी चौमू से जुड़े हुए हैं, मनीषा कुमार जी जोधपुर जुड़ी हुई हैं, और तमाम उपस्थित जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, एक साथ में 18 है जो उद्घाटन व शिलान्यास लगभग 16 होना, एक मैं समझता हूं कि आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। और आप सबको मालूम है, धारीवाल जी ने कहा, रघु शर्मा जी ने कहा कि पिछले टर्म से ही जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब से मैंने मेडिकल पे ध्यान देना शुरू किया। फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, और जैसे कोटा का उदाहरण दिया गया तो कोटा में NICU ये 12-13 का फैसला हमारा है, और उसके कारण इतना लाभ मिला कि नवजात शिशुओं को बचाने का, कि पिछली गवर्नमेंट बीजेपी की थी तब भी शिशु मृत्यु दर कम हुई थी, और अभी जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो और कम हो गई। तब भी एक कई बार इश्यू बना दिए जाते हैं गलत आंकड़ों के आधार पर, और मीडिया भी उनको ले चलता है। वो आप सबने देखा, एक तमाशा था पूरे देश के अंदर कोटा को लेके, और जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के खुद के जिले में जब शिशु मृत्यु दर IMMR जब सामने आया तब जाके वो इशू खत्म हुआ। तो ये कई बार होता है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा, अब भी हमारा जो है फोकस, और तो जो भी विकास के काम है, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, शिक्षा के, सड़कों के, सिंचाई के, कृषि के, सोशल वेलफेयर के, वुमेन एंड चाइल्ड के, वो तो रहेंगे, परंतु ये मेडिकल जो है ये हमारे टॉप रहेगा फोकस के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बने किसी क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में, तो ज्यादा मानव संसाधन उपयोगी साबित हो सकता है सभी दृष्टिकोण से। इसलिए हमने जो ध्येय वाक्य बनाया था, निरोगी राजस्थान, इस बार सरकार बनी तो हमने बाकायदा उसको लॉन्चिंग किया। डॉक्टर देवी शेट्टी को, डॉक्टर सरीन को बुलाया, दिल्ली से भी, बेंगलोर से भी, और प्रॉपर तरीके से हमने कहा राजस्थान वो राज्य बनना चाहिए जहां पर प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की थीम लेके हम चले। और आप देख रहे हो कि लगातार उसी पे हम जोर दे रहे हैं। और जो हमने निरोगी राजस्थान की बात की थी, तैयारी की थी, हर गांव में एक महिला, एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र बने, वो हमारे तैयारी काम आ गई कोरोना के अंदर। उस वक्त नहीं मालूम था कि कोरोना महामारी भी आएगी, पर कोरोना महामारी आई तो जो हमने तैयारी दिसंबर 19 में करनी शुरू की थी वो हमारे काम आई मार्च से। और आपने देखा कि आज जो सब लोग कहते हैं देश के अंदर कि कोरोना के मैनेजमेंट में राजस्थान प्रथम था, तो आप सबके सहयोग से मेडिकल फेडरेटी और बाकी जितने भी विंग थे, प्रदेशवासी थे, NGO थे, हमने सबको साथ लिया, पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेने का प्रयास किया, पुलिस के कांस्टेबल तक ने साथ दिया, खाना पहुंचाने में भी, सेवा करने में। कहने का मतलब कि
सरकारी गैर सरकारी तमाम प्रदेशवासियों ने मिलकर जंग लड़ी कोरोना की, इसलिए हम लोग कामयाब हुए। और संग संग जो डिपार्टमेंट ने जो काम किया रघु शर्मा जी के नेतृत्व में कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। जब जीरो हमारा था टेस्टिंग, पूना दिल्ली भेजते थे शुरू में टेस्ट करने के लिए कोविड को, आज 70,000 पर डे टेस्टिंग की सुविधा हमारे यहाँ उत्पन्न हो गई। आईसीयू के बेड बनाने की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो, अभी आपने देखा उद्घाटन हुआ उसका भी। ऑक्सीजन के प्लांट लग गए, ऑक्सीजन की लाइनें खींच गई अस्पतालों में। आज सभी जिले के अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन के सुविधाएं उपलब्ध हुई है तो आप सोच सकते हो कि हर चीज को बारीकी से देखा गया था। इलाज के मामले में डॉक्टर भंडारी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर ने कमी नहीं रखी। जो एसएमएस का रिसर्च के साथ में जो फैसले होते थे उसके आधार पर सुधीर भंडारी जी के नेतृत्व में जो फैसले होते थे उसी रूप में राजस्थान में मैं समझता हूँ कि वो प्रयोग किए गए जो शायद अन्य राज्यों में उस रूप में नहीं हो पाए। क्योंकि खाली जब तक आप टेस्ट करो, खाली टेस्ट तो फिर भी हो सकता है। आरटीपीसीआर टेस्ट आपको जान के खुशी होगी, प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा अभी 10 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कि राजस्थान में जो है 100% टेस्ट आरटीपीसीआर हो रहे हैं। एकमात्र राजस्थान और तमिलनाडु है, 2 राज्य हैं जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, बाकी सब जगह एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं जो परफेक्ट नहीं होते हैं, वो टेस्ट हुए पूरे देश के अंदर। उसके कारण भी आंकड़े बढ़े, उसके कारण भी मृत्यु दर कंट्रोल नहीं हो पाई, उसके कारण भी रिकवरी रेट अच्छी नहीं रह पाई, क्योंकि समय पर टाइम पता नहीं लगा इसको कोरोना है नहीं है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट भी 70% सही है, जो परफेक्ट माना जाता है पूरे विश्व के अंदर, तो दूसरी बात हम करेंगे क्यों। तो जिस राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट 100% हुए हों तब भी 76% के आसपास वो रहता है टेस्ट की जो सच्चाई है, क्या कहना चाहिए, परफेक्शन है वो। तो आप सोच सकते हो कि बाकी क्या होगा। तो पीएम को कहना पड़ा कि कम से कम हर राज्य में 70% टेस्ट तो आप आरटीपीसीआर करो कम से कम, ये कहना पड़ा उनको। इस रूप में आज हम लोगों ने कितनी बारीकी से मैनेजमेंट किया। और 200 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना एक साल के अंदर मायने रखता है। हमने तमाम जो हमारे 200 विधायक हैं उनके साथ मैंने बातचीत की 21 घंटे बैठ करके बीसी के माध्यम से, सबकी बात सुनी और मुझे खुशी हुई। तमाम करीब सब लोगों ने कहा हमारे यहाँ पर चाहे नर्स है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे अन्य लोग हैं, सब मिलके हमारे यहाँ काम हो रहा है। क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं है। अगर 99% लोग ये कहे लगभग, तो आप सोच सकते हो कि कितना शानदार मैनेजमेंट पब्लिक से सहयोग से होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अब जो आपने अभी देखा कि एक के बाद एक जो उद्घाटन हो गए हैं, 2 शिलान्यास भी हुए हैं, तो आप सोच सकते हो हम और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और धारीवाल जी ने बताया किस प्रकार कोटा के अंदर अभी देखा, फिल्म देखी हम लोगों ने, कितना शानदार वो आपका आईसीयू था। एनआईसीयू बच्चों के लिए होता है, शिशुओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, वो इतना बड़ी रूप में कोटा में हुआ है, आप खुद सोच सकते हो। हमने कभी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया, हमारी आलोचना होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आलोचना से भी एक फीडबैक मिलता है, सीखने को मिलता है और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश बढ़ती है। हमारी ये सोच रहती है, हम कोई उनकी तरह हम घमंड में नहीं चलते हैं कि आलोचना क्यों कर दी, आलोचना कर दी मतलब तुम देशद्रोही हो। आज देश में क्या हो रहा है, कोई पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट सरकार से सहमति व्यक्त कर दे, सरकार के विरुद्ध बोल जाए, आलोचना कर दे तो देशद्रोही के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कई लोग तो जेल में बैठे हुए हैं। आज देश की दिशा में जा रहा है, वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पूरे जनता को भी सोचना पड़ेगा किस दिशा में हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है। आप जानते हो क्या एजेंसियों की स्थिति, जुडिशरी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की,
और साथ में आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सब कुछ सब जानते हैं हम लोग, क्योंकि सब ये राष्ट्रीय इश्यू बन चुके हैं सब बातें, इसलिए मुझे कहना पड़ता है ऐसे मौके पे भी राष्ट्रीय इश्यू बन चुके हैं, राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं और तमाम पब्लिक को हमें समझाना पड़ेगा चुनौतियों के बारे में, क्योंकि हमें देश में लोकतंत्र कायम रखना है। हमें जो संविधान की मूल भावना है, जो राज्यपाल महोदय हमारे कलराज मिश्र जी सबको आजकल तो पढ़ के सुनाते हैं, बुलवाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो आप सोच सकते हो कि इस रूप में हमें सोचना पड़ेगा कि संविधान की मूल भावना लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वो कायम रहे, तब देश एक व अखंड रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में अभी बजट के अंदर भी हम लोगों ने पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, मेडिकल फैसिलिटीज के बड़े बड़े निर्णय किए, वो आप सबके सामने है, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हर संभाग में, हर जिले में, हर गांव तक पहुंचने का प्रयास हमने किया कि सुविधाएं सबको मिले, गांव तक कैसे पहुंचे। हम मॉडल सीएचसी बना रहे हैं, एमएलए को कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में एक मॉडल सीएचसी की बात करो, जिससे कि गांव के लोगों को हर बार दौड़ना नहीं पड़े सिटी की तरफ। इस रूप में जब हम लोगों ने काम किया तो आप सोच सकते हो कि कोरोना का शानदार प्रबंधन, कंट्रोल्ड, मृत्यु दर देश के अंदर सबसे कम, नो मास्क नो एंट्री का जो नारा दिया हमने, तो लंदन में, यूके में भी वहां के अस्पताल में लगाया हुआ नारा, नो मास्क नो एंट्री। इस प्रकार से भीलवाड़ा मॉडल यह हुआ, इतना शानदार शुरुआत में ही, कोरोना की शुरुआत में ही देश के अलावा दुनिया के मुल्कों में भी गया वो मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल। इतना शानदार व्यवस्था, पहले एक ऐसा उदाहरण आ गया हमारे सामने, उसको उस रूप में किया गया, उसकी आज सब जगह चर्चा चलती है। बाहर से कोई आता, अमेरिका से, इंग्लैंड से यहाँ पे कोई व्यक्ति आया तो वो कहता था हमारे वहां भी चर्चा इसकी थी। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। सबसे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान है वैक्सीनेशन के अंदर, बल्कि वैक्सीन की सप्लाई कम हो रही है। हमने पहले भी कहा, तो हमारे कुछ साथियों ने, अपोजिशन वालों ने देखा ही तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। हमने कहा पॉलिटिक्स नहीं हो रही, तो आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। अब इतने घबरा गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय वाले भी कि हमारी बात का खंडन भी किया और साथ साथ में वैक्सीन भेज भी दी साथ में। यहाँ पर हमारा काम चल गया, वरना हमें सीएचसी, पीएचसी में बंद करना पड़ता वैक्सीनेशन का काम। इस रूप में हम कोई आलोचना नहीं करना चाहते, ना केंद्र की ना और किसी की। आलोचना का वक्त नहीं है, ये वक्त है सबको मिलके कोरोना की जंग को जीतने का वक्त है। पर अगर कोई कमी बेची है तो ध्यान आकर्षित करना आलोचना थोड़ी होती है। अगर हमने कहा वैक्सीन समाप्त हो रही है हमारे यहाँ पे, तो इसमें क्या आलोचना हुई? पर मूर्खता की हद है कि हमारे असेंबली के अंदर कुछ साथियों ने उसको भी इशू बनाने का प्रयास किया। मुझे दुख होता है, इसके बजाय कि आप खुद मालूम करते, दिल्ली से बात करते, भाई देखो यहाँ सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कमेंट किया है, हेल्थ मिनिस्टर कमेंट कर रहे हैं, तो जरा देखो हमारी बदनामी नहीं हो पार्टी की। उल्टा ही उनको सहयोग करना चाहिए था। उसकी बजाय वो लोग खुद ही लग जाते हैं हर चीज को विवाद में बनाने का, जो नहीं होना चाहिए। पर हमने बाकायदा कहा है उनको, हमारी तैयारी जो शानदार सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी में जो व्यवस्था हमने कर रखी थी, चाहे कितनी संख्या में वैक्सीन आती तो हमारी तैयारी वो थी हिंदुस्तान के अंदर सब जगह एक साथ में वैक्सीन शुरू होता। अभी भी पीएचसी तक में काम चल रहा बॉर्डर्स पर। लोग आगे कहते हैं साहब हमें तो आश्चर्य होता है कि आप पीएचसी तक हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को कि कोरोना महामारी में कितनी जिंदगी जा रही है लोगों को। 1,60,000 लोग मारे गए देश के अंदर, 1,60,000। वो तो इसलिए विवाद नहीं बनता है क्योंकि अमेरिका में 6 लाख लोग मारे गए। जो विकसित राष्ट्र है वहां करीब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मारे गए। और ये सच्चाई है कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तब भी हमारे यहाँ 1,60,000 लोग मारे गए। और ईश्वर की कृपा थी कि पूरे एशिया के अंदर जो मुल्क हैं वहां पर मृत्यु दर भी कम रही, रिकवरी रेट अच्छी रही और हम लोग विकसित राष्ट्रों की तरह उसकी चपेट में नहीं आए। यह कहना चाहिए कि कुदरत ने साथ दिया, यह कहना चाहिए कि जो
जो इस पूरे महाद्वीप की स्थिति है उसके अंदर ऐसी स्थिति रही होगी जिसके कारण से ये स्थिति बनी हमारी। तो कहने का मतलब ये कि अब तो मेडिकल सीटें बढ़ रही है। कोई यूपीए गवर्नमेंट जब थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी थी चेयरपर्सन, लोग सोच नहीं पाते जो फैसले उस वक्त में मेडिकल को लेके भी हुए। छोड़िए नरेगा को, नरेगा तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम था। RTE एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के साथ में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, नरेगा आ गया, RTI आ गया, सब आ गया। परंतु ये जो मेडिकल का काम भी उस वक्त में फैसला हुआ था, मुझे मालूम है मिस्टर गुलाम नबी आजाद थे हेल्थ मिनिस्टर, मेरी बात होती थी, मैं यहाँ मुख्यमंत्री था, तब ये आपके जिलों में अस्पतालों में जो नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात है 7-8 तो उन्होंने मंजूर कर दिए थे राजस्थान के अंदर। ये फैसला यूपीए गवर्नमेंट का था कि हर जिले में खुले मेडिकल कॉलेज। किसे कहते हैं? क्या किसी ने कल्पना की थी बचपन से ही हम लोगों ने कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? किसी राज्य में एक खुल जाता था, पूरी चर्चा होती थी, 2-3 तो बहुत बड़ी बात थी। आज हर जिले में, राजस्थान में 3 जिले को छोड़ के, वो भी लघु समारी प्रयास कर रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। आप सोच सकते हैं हमारे लिए तो वो एम्स के बराबर है उस जिले के लिए। ये स्थिति आज राजस्थान बनती जा रही है और शानदार तरीके से वो काम शुरू होगा, जल्दी काम शुरू होगा। हम चाहेंगे कि टाइमली वो पूरे भी हों और वो काम करना शुरू कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि बातें तो करे उतनी कम रहेगी, परंतु सब तरीके, अभी मैंने अनाउंस किया है हर जिले में नर्सिंग कॉलेजेस, जिससे कि हमें नीचे से जो नर्सेज की जो जरूरत होती है उसके लिए भी जरूरत पड़े तो अच्छी क्वालिटी की नर्सेज मिल सके। और ये भी हम प्रयास कर रहे हैं विदेशों के साथ में बात करके कि अभी लंदन यूके के आए थे एम्बेसडर, राजदूत आए थे मिलने के लिए, बातचीत की हम लोगों ने। वो कहते हैं नर्सरी की जरूरत, हमने कहा आप टाइप कीजिए हमारे साथ में, हम चाहेंगे कि यहाँ हम लोग ट्रेनिंग दें उनको। पहले ही तय कर लें कि जब अनाउंस करें तब हम पहले ही कहते हैं जिनको बाहर जाना है उनके लिए ट्रेनिंग अलग होगी। और उन्होंने कहा हम अपने भेज सकते हैं, टीचर्स भेज सकते हैं यहाँ पर, हमारे खुद के, जैसे हमारे वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस प्रकार का प्रयोग सफल होता है अगर, तो वही नर्सेज बाहर तक जा सकती है और ट्रेनिंग वहां तक हो सकती है। इस प्रकार के रोजगार मिले लोगों को, वो दिशा में भी हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। बाकी तो जो कुछ हो रहा है वो तो कमाल का ही हो रहा है। आपके MBBS की सीटें जो पहले आपके 1950 थी, आज 2830 हो गई है। PG की सीटें किसे कहते हैं? नाम मात्र की नई कोई गिनती की थी PG की सीटें, आज आप कल्पना करो 1255 पहले हो गई, अब तो 2205 तक हो गई। सुपर स्पेशलिटी की सीटें 117 से 128 हो गई, 117 भी, और ये आपका 1255 भी अभी हुई 8 साल में। भाई पहले तो गिनती की थी सीटें। इस प्रकार से बहुत बड़ा जंप हुआ है, पूरे देश में हो रहा होगा। पर हमने जिस रिलीजियस तरीके से इस काम को हाथ में लिया राजस्थान में, उसके कारण से हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि IMR MMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे कम हो, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा इस दिशा में भी हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये हमारी बदनामी का मामला है। पूरे देश में कई राज्यों में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। सरकार सब तरीके से स्कीम बनाती है माताओं को। अभी हमने ममता एक्सप्रेस शुरू करी है, सो ममता एक्सप्रेस शुरू करी है, जिससे कि जो प्रेग्नेंट औरतों को लाना है, ले आना है, बच्चा शिशु जन्म लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं पाए, उसका इलाज करवाना, सब कुछ करेगी सरकार कि माँ बचे। डिलीवरी के वक्त में कई बार माँ मर जाती बेचारी, मातृ मृत्यु दर उसको कहते हैं, शिशु मरते रहते हैं, ये दर कम होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा टॉप एजेंडा में हम लोग इसको भी लाना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को भी दिमाग में रखें कि ये MMR IMR कैसे कंट्रोल हो, ये हमारा फर्ज बनता है। और बाकी तो भी बात करने भले घंटा 2 घंटा 4 घंटा करते जाओ, इतना हमने बजट में फैसले कर लिए हैं। शिक्षा को लेके कॉलेज को 100 कॉलेज खोल दी नहीं,
और राजस्थान वो पिछले वाला नहीं रहा है। अब तो यहाँ पर एम्स भी आ गया, IIT, IIM, IIT, लॉ यूनिवर्सिटीज, आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज, अभी और यूनिवर्सिटी आ रही है। तो बहुत कुछ हम आगे शिक्षा में बढ़े हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। नर्सिंग कॉलेज मैंने कहा हर जिले में खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल रही है। तो पूरा राजस्थान का जो कोई जमाने में अकाल सूखे की बात ही होती थी राजस्थान लेके, अब तो बहुत आगे बढ़े। अब पानी की योजना लाना चाहते हम ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से। प्रधानमंत्री ने वादा किया, हमको याद दिला रहे बार बार हम लोग कि आपने कहा इसको हम बनाएंगे, राष्ट्रीय योजना बनाएंगे, परियोजना। अभी तक घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? 13 जिले का लाभ मिलेगा इसको। तो ये ऐसे फैसले हमने बजट में घोषणा करी है, एक के बाद एक, आप सबको मालूम है। और अभी सबसे बड़ी बात है जो हम करने जा रहे हैं 1 तारीख से, आज तारीख 27 हो गई है, 1 तारीख से आप सुनिएगा गौर से, वैसे आप सबको मालूम है 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एकमात्र राजस्थान है जिसने हिम्मत करी है कि सबका बीमा करने की, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा करने का हिम्मत की है राजस्थान ने। जो आयुष्मान भारत की योजना है उसमें कई शर्तें ऐसी लगा दी है कि आज स्थिति बन गई, राजस्थान दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार देगी खाली 350 करोड़ देगी और हम खर्च करेंगे 3000 करोड़ रुपए का। 3000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तब जाकर के पूरे राजस्थान के हर व्यक्ति का बीमा हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का उसके परिवार का इलाज होगा। ये बीमा शुरू हो रहा है। 1 तारीख का रजिस्ट्रेशन है और 1 मई जो है, 1 मई मजदूर दिवस है, उस दिन मजदूर दिवस से राजस्थान में वो लागू हो जाएगा। हर परिवार में 5 लाख का बीमा। ये बात हमें प्रचार प्रसार बहुत जोरों से करना पड़ेगा। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, सुन रहे होंगे तो वो, कि इस पे कृपा करो आप भी, क्योंकि आप लोग भी पता नहीं कभी क्या न्यूज देते रहते हो, पर ये तो पब्लिक का काम है। हमने पत्रकारों का भी बीमा किया है, हमने कोरोना ही जोड़ दिया उनको भी। कोरोना में कोई मृत्यु होती है तो राजस्थान एकमात्र राजस्थान राज्य था, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि मार्च में कोरोना आया था 20 के अंदर। केंद्र सरकार ने कहा जो मेडिकल के लोग हैं उनके लिए बीमा 50 लाख देंगे हमको, डेथ हो गई तो। हमने कहा 50 लाख खाली मेडिकल वालों के अलावा जो सरकारी कर्मचारी है लगे हुए रहेंगे इसमें कोरोना के इलाज के लिए या हेल्प करने के लिए, चाहे वो संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, टेम्परेरी भी क्यों नहीं हो, उन सबको 50 लाख मिलेंगे जिसकी मृत्यु हो जाएगी। कल ही मैंने कोई मेरे ख्याल 33 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो कुल 37 लोगों का, 37 लोगों के एप्लीकेशन आई है। 37 एप्लीकेशन आई है मरने वालों की। वो है पुलिस वाले मेरे ख्याल से वो। तो आप कल्पना कर सकते हो कि हम सबको 50 लाख दे रहे हैं, चाहे वो टेम्पररी काम कर रहा है, संविदा कर्मी है, उसको दे रहे हैं। अभी हमने जोड़ दिया है राशन वालों को भी, राशन की दुकान वालों को जोड़ दिया है, क्योंकि राशन की दुकानें खुली रही थी उस वक्त में जब पूरे साल भर तक राशन देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मर गया होगा उसको 50 लाख मिलेंगे। पत्रकारों ने काम किया है कवरेज करने के लिए, उसको हमने उस तारीख से जोड़ दिया जब कोरोना आया था, तब से जोड़ दिया है 25 तारीख से। तो यही कहना चाहूंगा आपको कि हम सब मिलके ये जो हेल्थ कवरेज वाला काम किया है, भामाशाह पहले योजना थी 3 लाख की, 5 लाख की थी आयुष्मान भारत, उसमें गिनती के लोग थे, हमने दोनों को मिला दिया। एक्शन लोगों को जोड़ देने के नाम नहीं थे, सर ने उनको जोड़ दिया। और अब नया फैसला किया है कि बाकी जो वर्गीय राजस्थान में उन सबको जोड़ रहे हैं, जो पैसे वाले होंगे उनको जोड़ रहे हैं। सिर्फ 850 रुपए दे दो, आप भी नाम लिखवा दो, 850 रुपए देने के बाद वो 5 लाख की कवरेज में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरे प्रदेशवासी जितने भी हैं उनको ये फैसला किया। इसलिए मैं आप तमाम साथियों को, और मैं समझता हूँ कि सब लोग जुड़े हैं, उन सबको बधाई है। क्षेत्र में काम हुए उन सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त हम सब मिलकर के ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई इसको सीरियस ले लिए। कल भी 700 के
कल 753 तक पहुंच गए हम लोग, 800 तक पहुंच गए। तो मैंने हिसाब लगाया 17 मार्च को राजस्थान में 18 मार्च को राजस्थान में 14 केस थे पिछले साल। आप सुनिएगा इस बात को लेके बात करके मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। पिछली बार 18 मार्च को सिर्फ 14 केस थे राजस्थान के अंदर। इस बार 18 मार्च को 327 केस आए, 327 केस आए। आप सोच सकते हो कहाँ तो 14 केस थे सिर्फ और फैल गया पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर। और कहाँ इस बार 327 केस पहुंच गए थे 18 तारीख को मार्च को, इसमें 18 मार्च को। इसलिए हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं इसको, बहुत गंभीरता से लेकर के मीटिंगें कर रहे हैं, पहले की तरह तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत शानदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त के मुकाबले 100 गुना ज्यादा हो गया है। कैसी भी स्थिति बने कि मुकाबला करने में हम कामयाब होंगे, पर वो स्थिति बने क्यों फैले कोरोना, रोकना ज्यादा आवश्यक है। बजाय कि फैलने के बाद में लोग कंट्रोल करने के लिए लगेंगे, कामयाब भी हो जाएंगे पर कई लोग मर जाएंगे बेचारे, उनके घरों में कितने कष्ट होगा। हम चाहते हैं कोरोना फैले नहीं राजस्थान के अंदर। अभी पिछले 10 दिन से तो आप सोच लीजिए कि 327 से पहुंच गए हम, 800 तक पहुंच गए हैं। रोज बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में तो बहुत स्थिति खराब है। 25,000 केस मेरे ख्याल से वहां पर आ चुके, 32,000 हो गए, 32,000 हो गए वहां पे। तो पूरे साल भर के अंदर एक दिन में जो केस आए महाराष्ट्र में, पूरे साल पिछले साल में पूरे साल भर में जो केस आए हैं 32,000 तब भी नहीं आए थे, उससे ज्यादा एक दिन में आ रहे हैं केसेस। केरला में स्थिति बनती जा रही है, दिल्ली बनती जा रही है, पंजाब में बहुत हालत खराब है और कई तरह के स्टेट आने लगे हैं। लंदन वाले, यूके वाले भी, साउथ अफ्रीका के भी आ गए हैं और कौन सी कंट्री वो ब्राजील, उनके अलग तरह के वो है, उनका अलग तरह का मिजाज है उस कोरोना का, वो तक पहुंच गए वहां पर। हमारे देश के अंदर भी 2-3 तरह के आने लग गए हैं। कहने के मतलब हमें इसको लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। जनता लापरवाह हो गई है, कुछ कदम न उठाए हैं और सख्ती करने की पड़ेगी तो सख्ती करेंगे। तो कोरोना को किसी कीमत पर फैलने देने की इजाजत हम नहीं दे सकते हैं। लोग नहीं चाहते लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन लगाना चाहते नहीं ना, लगाएंगे। लॉकडाउन लगाना बहुत ही खतरनाक मामला है, सबका रोजगार बंद, सबकी तकलीफें, पर बिना लॉकडाउन लगाए हुए हमें बहुत सख्ती करनी पड़ेगी, तब जाकर के कोरोना कंट्रोल में आएगा। अगर एक बार बढ़ गया तो बहुत तकलीफ आएगी, इसलिए मैं चिंता लगी हुई है, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट के तमाम साथियों का बहुत बहुत, जो भी इन्वॉल्व थे इस कामों को करने के अंदर, सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी संवेदनशीलता और आपके उत्प्रेरण भरे उद्बोधन के लिए। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार, आपसे निवेदन करना चाहेंगे आप सभी का आभार व्यक्त कर। आज राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2 भवनों का शिलान्यास एवं 16 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदैव ही स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा राजस्थान राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा अशोक गहलोत को इससे पहले आप सुन रहे थे तमाम चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सौगातें दी हैं प्रदेश को, और साफ तौर से कहा कि सरकार प्रदेश के हेल्थ को लेकर बेहद जागरूक है, प्रदेशवासियों की हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर लगातार कदम उठा भी रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, प्रतिबद्ध है और लोगों से अपील भी की कि कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में लापरवाही बेहद खतरनाक हो सकती है। सभी को प्रोटोकॉल की पालना करनी है, क्योंकि हेल्थ प्रोटोकॉल से ही कोरोना को